हेलो बच्चों। कल अपन डेवलपमेंटल थ्योरी की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने 3 थ्योरियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस और बेयर्स लॉ। आज जो चौथी प्रकार की डेवलपमेंटल थ्योरी है, जिसको अपन बायोजेनिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। हिंदी में इसको जातीय आवर्तन या पुनरावर्तन सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत हेकल तथा मूलर नामक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था। जो बेयर का नियम था, जो कल अपन ने डिस्कस किया था, उसी का ही मॉडिफिकेशन जो है वो पुनरावर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी उच्च स्तर के प्राणी हैं, जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो उन अवस्थाओं से गुजरते हैं जो निम्न स्तर के प्राणियों के वयस्क के समान होते हैं। यानी लोअर जो स्तर के प्राणी हैं, उनके एडल्ट के समान अवस्थाओं से उच्च स्तर के प्राणी जो हैं वो परिवर्तन के दौरान गुजरते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो निम्न स्तर के प्राणी हैं उनके पूर्वज रहे हों, है ना। तो इस तरह का सिद्धांत है, वो इंग्लिश में अपन कहते हैं ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। हिंदी में अपन कहते हैं व्यक्तिवृत्त जो डेवलपमेंट है वो जातिवृत्त परिवर्तन को दोहराता है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मेंढक में जब कि डेवलपमेंटल स्टेजेस की अपन बात करें तो निषेचन के पश्चात युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट में खूब डिवीज़न होते हैं तो मोरूला बनता है। मोरूला से आपका फिर गैस्टूला बनेगा। फिर लार्वल अवस्थाएं आती हैं, जैसे टेडपोल लार्वा वगैरह बनता है। फिर वयस्क जो है फ्रॉग बनता है। तो इसमें जो जाइगोट की अवस्था है अपन देखें तो वो सिंगल सेल की होती है। तो सिंगल सेल जाइगोट एक तरह से अपन कह सकते हैं कि प्रोटोजोन को इंगित करता है। कि जैसे प्रोटोजोन जो होते हैं वो आपके प्रोटोजोआ के जितने भी होते हैं सिंगल सेल वाले होते हैं, सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो वो इसमें जाइगोट जो है उसको अपन कह सकते हैं कि इंगित करता है। और जैसे ही जाइगोट में क्लीवेज के दौरान कई सेल्स, 2 सेल बनी, 4 सेल बनी और फिर मोरूला बन गया, और इसमें सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो मोरूला स्टेज है वो फाइलम पोरीफेरा को इंगित करती है। जाइगोट ने तो प्रोटोजोआ को इंगित कर दिया और मोरूला ने पोरीफेरा को। इसे आगे की स्टेज देखें डेवलपमेंटल स्टेज में कि इस मोरूला से आगे ब्लास्टूला और फिर गैस्टूला बनेगा। गैस्टूला में की अवस्था को यदि अपन देखें तो अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग जगह चली जाती हैं, आर्केंट्रॉन इत्यादि का निर्माण हो जाता है, यानी दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो बनने प्रारंभ होंगे। तो ये गैस्ट्रूला की अवस्था है वो फाइलम सिलेंट्रेटा को इंगित करती है। यानी जाइगोट ने प्रोटोजोआ को, मोरूला या ब्लास्टूला ने पोरीफेरा को, और गैस्ट्रूला स्टेज है वो सिलेंट्रेटा को। और जो गैस्ट्रुलेशन के बाद इसमें जो टेडपोल की अवस्था आती है, यदि इसका अपन स्ट्रक्चर देखें फ्रॉग के टेडपोल का, तो ये फिश की तरह होता है। इसमें गिल्स पाए जाते हैं, पीछे की तरफ टेल पाई जाती है और तैरते हैं। तो यानी इसकी जो फ्रॉग की टेडपोल अवस्था है और एक्वेटिक होता है, ये फिश के तरह दिखाई दे रहा है अपन को। और इसके बाद इसकी एडल्ट अवस्था आती है, जो पूर्णतः अपना एडल्ट फ्रॉग होता है। यानी एक पूरा फ्रॉग, जाइगोट से फ्रॉग बनने में जितनी भी अलग अलग अवस्थाएं हुई, आपके जाइगोट की, मोरूला की, गैस्टूला की, लार्वा की, और ये क्रमशः प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा और फिश के ग्रुप के समान अपने को प्रतीत होते हैं। यानी एक वयस्क फ्रॉग बनने में जो भी ये परिवर्तन के दौरान परावस्थाएं अपन ने देखी, ये रिपीट हो रही हैं एक तरह से। इसीलिए अपन इसको पुनरावर्तन का सिद्धांत या ओंटोजोनी रिपीट्स फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं, जिसको हिकल और मूलर साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था। ये हो गई अपने डेवलपमेंटल थ्योरी के चौथे की बात।
पांचवी जो थ्योरी है वो है आपके जर्म प्लाज्म की थ्योरी। जर्म प्लाज्म की थ्योरी जो है वो ऑगस्ट वीजमैन ने प्रतिपादित की थी। जैसा अपने को पता है कि दो प्रकार की प्राणियों में सेल पाई जाती है, एक तो सोमेटिक सेल और एक अपन कह सकते हैं जेनेटिक सेल या जर्म सेल। जो जनन सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, वो तो उनके लक्षण तो एक स्थान लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, जबकि सोमेटिक जो सेल्स होती हैं उसको लक्षणों का स्थानांतरण नहीं होता और वो उसी मृत्यु के साथ ही अपन कह सकते हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो सोमेटिक सेल और जर्म सेल है, इसमें जो पाए जाने वाला अपन कह सकते हैं जो द्रव्य है वही जर्म प्लाज्म थ्योरी के लिए इंगित करता है। इसमें क्या देखा गया कि इंसेक्ट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में अंडों का अध्ययन किया गया, तो इसमें ये देखा गया कि जो जर्म सेल्स होती हैं उनसे गोनाड का निर्माण होता है, और जब क्लीवेज हो रहा होता है डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान, उसी दौरान ये जर्म सेल्स होती हैं वो पृथक हो जाती हैं और आगे विकसित होकर के गोनाड का निर्माण करती हैं। और ये जो जर्म सेल्स होती हैं इनमें कुछ डिटर्मिनेट्स आनुवंशिक निर्धारक उपस्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपन कह सकते हैं इन पदार्थों को आगे की ओर स्थानांतरित करते हैं। तो ये जो जर्म सेल्स में जो डिटर्मिनेट्स पाए जाते हैं यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे की ओर जाते हैं, जबकि सोमेटिक सेल्स होती हैं वो तो उनका विभाजन जो है सामान्य रूप से चलता रहता है और केवल वो उसी पीढ़ी तक ही रहता है, क्योंकि गोनाड के अंदर ही आपके क्या कहते हैं मेल फीमेल के जो भी स्पर्म हैं, एग्स हैं, वो बनते हैं और उनसे युग्मक बनेंगे। युग्मक जो है वो आगे निषेचन होता है उनका और अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो जनन द्रव्य जो है जनन सेल्स में जो पाया जाता है वो निषेचन के पश्चात पुनः नए सदस्यों में चला जाता है, जबकि बाकी की जो सेल्स हैं सोमेटिक सेल्स हैं वो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये सिद्धांत जो है वीजमैन साइंटिस्ट ने दिया था कि जो जनन द्रव्य है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो इसको अपन जनन द्रव्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करेंगे छठी जो थ्योरी है मोज़ेक थ्योरी। जो मोज़ेक थ्योरी है इस सिद्धांत का प्रतिपादन विल्हेम राउक्स ने किया था। इन्होंने मेंढक के अंडे पर प्रयोग किया। मेंढक के अंडे पर प्रयोग करते समय इन्होंने क्या पहले जो प्रयोग किया वो इस तरह से था कि जैसे ही विदलन होता है जाइगोट में तो दो कोशिकाएं निर्मित होती हैं प्रथम विदलन में, तो एक कोशिका को उन्होंने गर्म सुई से नष्ट कर दिया और ये पाया कि जो दूसरी कोशिका थी जिसको नष्ट नहीं किया गया था उससे आधा ब्लास्टुला, आधा गैस्टुला और आधा भ्रूण जो है पूर्ण रूप से निर्मित हो गया। और निषेचन के पश्चात इसमें वो द्विपार्श्व सममिति भी देखी गई। तो ज्यों ज्यों विदलन होता जाता है ये अपने को पता ही है, और जो इसमें ब्लास्टोमियर्स होते हैं, कोरक खंड होते हैं, उनका आकार जो है वो छोटे होते जाते हैं और जो छोटे होते जाएंगे और ये अलग अलग मतलब आगे चल के डेवलपमेंट के दौरान निर्माणकारी क्षेत्र में पृथक हो जाते हैं कि कौन से पार्ट को कौन सा हिस्सा जो है वो बनाना है। तो ब्लास्टुला एक प्रकार के अपन सकते हैं मोज़ेक के समान दिखाई देने लग जाता है। इस जो ये मोज़ेक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो भी ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, उस दौरान जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो बिल्कुल समान, अनडिफ्रेंशिएटेड, अविभेदित और समांगी होता है। लेकिन जैसे ही निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात इसमें डिफ्रेंशिएशन यानी विभेदन प्रारंभ हो जाता है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, परिवर्तन होगा, तो विशिष्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने विशिष्टीकरण की क्रिया के द्वारा अलग होती जाती हैं और आगे चल कर के ब्लास्टुला में अलग विशिष्ट ऊतकों का, अंगों का निर्माण है ना, उनका भिन्न भिन्न क्षेत्र जो है वो पहले से ही निर्मित हो जाता है। यानी एक जो ब्लास्टुला है एक प्रकार के मोज़ेक के समान होता है
और इसका अलग अलग जो क्षेत्र है आगे डेवलपमेंट में अलग अलग हिस्सों का, ऊतकों का, अंगों का जो है निर्माण करता है। तो इसका मेन उद्देश्य मोजेक थ्योरी का यही है कि ब्लास्टुला में सेल्स जो हैं वो मोजेक की तरह अपने को दिखाई देते हैं। ये हुआ मोजेक थ्योरी जो विल्हेम राउक्स ने दी थी। अब अपन बात करेंगे सातवीं जो थ्योरी है, नियमनकारी या रेगुलेटिव थ्योरी। नियमन थ्योरी का प्रतिपादन जो है हैंस ड्राइक्स ने किया था। जैसे अपन ने ऊपर मोजेक थ्योरी की बात करी थी कि राउस ने मतलब इसमें मेंढक में प्रयोग किए, उसी तरह से सी अर्चिन के अंडों पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। इन्होंने क्या देखा कि जो सी अर्चिन के डेवलपमेंट के दौरान आरंभिक भ्रूण की अवस्था में जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं, जैसे इसमें ऊपर वाले मोजेक थ्योरी में तो एक सेल को नष्ट कर दिया तो दूसरे सेल से आधा ब्लास्टुला आधा गैस्टुला निर्मित हुआ, जबकि सी अर्चिन में ये देखा गया यदि अपने प्रारंभिक अवस्था में विदलन में यदि 2 सेल की अवस्था है उसमें दोनों सेल को अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक सेल में पूर्ण सामर्थ्य होता है कि पूरे के पूरे भ्रूण का वो निर्माण कर ले। तो सी अर्चिन के अंडे के प्रथम विदलन के पश्चात कोरक खंडों को जब पृथक किया गया तो ये देखा गया कि दोनों कोरक खंड जो हैं पूरे के पूरे भ्रूण या लार्वा का निर्माण जो है वो कर लेते हैं। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में जितनी भी सेल्स होती हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर उनमें पूर्ण शक्तता, टोटीपोटेंट अपन कह सकते हैं, पूरी शक्ति होती है कि आगे निर्धारित होकर के मतलब आगे चल कर के पूरे के पूरे एम्ब्रियो का वो निर्माण कर सकें। तो ये जो रेगुलेटिव थ्योरी है ये हैंस ड्राइक के द्वारा दी गई और सी अर्चिन के उदाहरण की सहायता से अपन इसको समझ सकते हैं। आगे चलें अपन, नेक्स्ट थ्योरी है प्रवणता का सिद्धांत या ग्रेडियंट थ्योरी। ग्रेडियंट थ्योरी जो है का प्रतिपादन टी बावेरी 1910 में किया था। टी बावेरी साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा किया गया। जैसा अपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ने के दौरान अपने को ध्यान होगा कि अपने एनिमल पोल और वेजिटल पोल की बात करते हैं। एक अंडाणु एक एग है तो उसमें 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, सक्रिय ध्रुव और अल्पक्रिय ध्रुव। तो इन दोनों ध्रुवों के मध्य मेटाबॉलिक जो एक्सियल अपन कह सकते हैं ग्रेडियंट पाया जाता है, उनका इस टी बावेरी साइंटिस्ट ने पता किया। और ये जो अक्षीय प्रवणता है, मेटाबॉलिक जो ग्रेडियंट है, इससे ही आगे डेवलपमेंट जब होता है एग में तो विकास को नियंत्रित करती है। मतलब ये मेटाबॉलिक जो ग्रेडियंट है इनकी संरचना के विकास को नियंत्रित करती है, ये टी बावेरी ने बताया। 2 साइंटिस्ट हैं, हर्स्टेडियस और रनस्ट्रॉम। इन्होंने भी अंडाणु में जो संरचना का विकास है उसके नियंत्रण के लिए प्रवणताओं की उपस्थिति को प्रस्तावित किया। इसके अंदर क्या है कि वही एनिमल पोल पे तो एनिमल ग्रेडियंट पाया जाता है सक्रिय ध्रुव पे, और अल्पक्रिय ध्रुव की ओर वो प्रवणता चलती है, और अल्पक्रिय ध्रुव में वेजिटल ग्रेडियंट पाया जाता है जो सक्रिय ध्रुव की ओर चलती है। तो इनकी जो ध्रुवता के हिसाब से ही आगे विकास होता है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में। इस प्रवणता के संबंध में ही MC चाइल्ड ने 1940 में एक प्रयोग किया। उन्होंने ये बताया कि दोनों जो ध्रुव हैं एनिमल पोल और वेजिटल पोल, दोनों पे उपापचय की दर जो होती है वो अलग अलग पाई जाती है। सक्रिय जो ध्रुव है एनिमल पोल है उस पर उपापचय मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो अधिक होती है, जबकि वेजिटल पोल पे धीरे धीरे ये कम होती जाती है। इस सिद्धांत को मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी भी नाम दिया। ये ग्रेडियंट थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। साइंटिस्ट ने अलग तरह से काम किया है, इसलिए इसके सिद्धांत को MC चाइल्ड के मतलब कार्य को मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेडियंट फैक्टर है यही आगे चल करके पूरे जो अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो के विकास में सहायक होते हैं। ये जो
अपन ने ग्रेडियंट की बात करी, तो ग्रेडियंट ये होता कैसे है, किसकी सहायता से होता है? यदि अपन ने इसके रासायनिक स्वरूप पे जाएं तो ट्रिप्टोफेन युक्त एमिनो अम्ल होते हैं जो पाए जाते हैं सक्रिय प्रवणता के लिए, और अल्पक्रिय प्रवणता के लिए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। तो ट्रिप्टोफेन सक्रिय प्रवणता के लिए और अल्पक्रिय प्रवणता के लिए न्यूक्लियोटाइड। इनका काम क्या है कि जो सक्रिय कारक हैं वो आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करते हैं, जबकि जो अल्पक्रिय ग्रेडियंट पे पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड हैं वो प्रोटीन संश्लेषण को अवमंदित करते हैं, रोकते हैं। तो ये जो क्रिया है सक्रिय और अल्पक्रिय ध्रुव पर प्रोटीन संश्लेषण की, ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आगे चल कर के मैकलिन और हॉल ने इन्हीं कारकों को, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहे हैं अपन, ट्रिप्टोफेन न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, मॉर्फोजन नाम दिया, मॉर्फोजन। और ये ग्रेडियंट थ्योरी के अंतर्गत ही अपन इसको डिस्कस करते हैं। ये जो ग्रेडियंट सिस्टम है, अंडों के ऊपर जो कोर्टेक्स रीजन पाया जाता है, एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, ये सब इस ग्रेडियंट सिस्टम को अपन कह सकते हैं नियंत्रित करते हैं या इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। आर्नोल्ड ने 1976 में ये बताया कि अंडे का जो कोर्टेक्स है या जो अपने मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं या इनमें जो एंजाइम सिस्टम पाया जाता है, इनकी सहायता से अपने मेटाबॉलिक रेट को कम ज़्यादा, ग्रोथ और डिवीज़न आदि को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेज में जो भी अपने अंडे के जो कोर्टेक्स रीजन हैं, आपके झिल्लियों पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम सिस्टम है, इसकी सहायता से मतलब मेटाबॉलिक रेट, उनकी ग्रोथ, उनके विभाजन को अपने को नियंत्रित किया जा सकता है। ये आर्नोल्ड ने 1976 में बताया था। तो इस प्रवणता के सिद्धांत के अंतर्गत अपने टी बोवेरी के बारे में, MC चाइल्ड के बारे में, मैकलिन हॉल के बारे में और आर्नोल्ड के बारे में डिस्कस किया। लास्ट थ्योरी है वो है आपके ऑर्गेनाइजर थ्योरी, जिसको संगठक सिद्धांत कहते हैं। संगठक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीमैन ने 1901 में किया था, और स्पीमैन ने जो मैक्सिमम वर्क किया अपने डेवलपमेंटल थ्योरी देने के अंतर्गत, वो मेंढक के अंडों पर किया। उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया कि कोई भी जो भ्रूणीय उत्तक है वो अपने पास के निकटवर्तीय उत्तक को एक विशिष्ट संरचना बनाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कोई भी अपन कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो टिश्यू बना है, वो अपने उसके पास कोई भी टिश्यू है तो उसको प्रेरित करेगा कि इस तरह की कोई विशेष संरचनाएं आप बनाएं। तो जो इसमें प्रेरित करने वाला उत्तक होता है उसको तो अपन इंड्यूसर कहते हैं, और जिस पे प्रभाव पड़ता है, जिस उत्तक पे जो नया अपन कह सकते हैं कोई पार्ट बनाएगा, वो रेस्पॉन्सिव टिश्यू कहलाता है। और ये जो क्रिया है, क्योंकि अपने भ्रूण के विकास की बात है, तो इस क्रिया को भ्रूणीय प्रेरण या एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या इवोकेशन कहते हैं। और जो स्पीमैन ने ये जो प्रेरण का सिद्धांत भ्रूणीय परिवर्तन में दिया और इसको एक मौलिक क्रियाविधि बताई, और इसके शोध के लिए 1935 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज के समय में आधुनिक शब्दावली में प्रेरण को एक इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जो भी विभेदन और अपन कह सकते हैं आकारिकी जनन या कोई भी आकार बनना है, मतलब डेवलपमेंट के दौरान, उसमें ये इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन होना अत्यंत आवश्यक है, जो टिश्यूज़ के द्वारा ही अपन कह सकते हैं निभाया जाता है प्रेरण का कार्य। और ये भी पाया गया है कि प्रेरण के समय कुछ रासायनिक पदार्थ प्रेरक के द्वारा, इंड्यूसर के द्वारा संचारित किए जाते हैं, और उस रासायनिक पदार्थों को इवोकेटर नाम दिया गया। प्रेरण की घटना जो है, स्पीमैन ने कशेरुक प्राणियों जो अपने वर्टिब्रेट्स हैं उसके लेंस के परिवर्तन के समय भी उन्होंने देखा।
कि जैसे आँखों की जो रेटिना है, लेंस हैं, दोनों की उत्पत्ति जो है वो अलग अलग स्रोत से होती है। रेटिना की उत्पत्ति है जो आपके अग्र मस्तिष्क के जो पार्श्व में न्यूरल प्लेट्स होती हैं उनकी सहायता से होती है, जबकि लेंस का जो की उत्पत्ति है वो हेड की जो एपिडर्मिस होती है उसकी सहायता से होती है। तो स्पीमैन ने लेंस के परिवर्तन पे भी मतलब इस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर काम किया। सैलामेंडर पे भी इन्होंने प्रारंभिक जो गैस्टुला स्टेज होती है उन पे कुछ पार्ट्स को हटा करके न्यूरल प्लेट को और एक्टोडर्मल त्वचीय एक्टोडर्मल को हटा करके कुछ एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा इसका क्या प्रभाव पड़ता है आगे भ्रूणीय डेवलपमेंट के दौरान। तो भ्रूणीय ऊतकों में वयस्क अवस्था में जो भ्रूणीय प्रेरण की क्षमता है वो उनके ऊतक में ही पाई जाती है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजर थ्योरी है वो स्पीमैन के द्वारा दी गई। तो बच्चों अपन ने 9 तरह की थ्योरियाँ जो हैं वो आप लोगों से चर्चा करी, जिसमें अपन ने शुरू में प्री फॉर्मेशन थ्योरी, दूसरे में थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, फिर आपके बेयर लॉ, बायोजेनिक लॉ, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, मोजैक थ्योरी, रेगुलेटिव थ्योरी, ग्रेडियंट थ्योरी और ऑर्गेनाइजर थ्योरी। तो ये आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से ये 9 थ्योरियाँ हैं जिनको अपन चर्चा कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डेवलपमेंटल बायोलॉजी के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे।